दोस्तों, हर इंसान के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक उजाला और एक अंधेरा। हम सब अच्छाई की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान का मन हमेशा उतना मासूम नहीं होता जितना वो दिखाता है। दिमाग के अंदर कई परतें होती हैं, कुछ जिन्हें हम जानते हैं और कुछ जिनसे हम खुद भी अनजान रहते हैं। और इन्हीं गहराइयों में छिपी होती है एक कला, जिसे कहा जाता है डार्क साइकोलॉजी। ये वो कला है जिससे कोई भी व्यक्ति तुम्हारे विचारों को दिशा दे सकता है, तुम्हारी भावनाओं को मोड़ सकता है और तुम्हारे फैसलों पर असर डाल सकता है, वो भी बिना तुम्हें महसूस हुए। अब सोचो, कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, बहुत आत्मविश्वास के साथ बात कर रहा है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा भला चाहता है। असल में वो तुम्हारे हर रिएक्शन को देख रहा है। वो ये नोट कर रहा है कि जब वह किसी खास बात का जिक्र करता है तो तुम्हारा चेहरा कैसे बदलता है, तुम्हारी आवाज में कहाँ हिचकिचाहट आती है और तुम्हारी नजरें कब झुकती हैं। वो तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरियां और तुम्हारी भावनात्मक सीमाएं समझ चुका है और अब वो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल तुम्हें कंट्रोल करने में करेगा। डार्क साइकोलॉजी का मकसद सीधे सीधे हमला करना नहीं होता। इसका असली खेल है तुम्हें धीरे धीरे अपनी सोच पर शक करवाना, ताकि तुम वही करो जो दूसरा चाहता है और तुम्हें लगे कि यह तुम्हारा खुद का निर्णय है। यही वजह है कि इस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को पहचान पाना इतना मुश्किल होता है। लोग इसे समझ लेते हैं, वे लोगों की मानसिकता को पढ़ सकते हैं और उनकी कमजोरियों को अपनी ताकत बना सकते हैं। वे जानते हैं कि इंसान को कंट्रोल करने के लिए हिंसा की नहीं, बस थोड़ी सी चालाकी की जरूरत होती है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी सिर्फ बुराई के लिए नहीं है, इसका दूसरा पहलू भी है। यही ज्ञान किसी को बचाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। जो इंसान यह समझ लेता है कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, उसे कोई आसानी से धोखा नहीं दे सकता। डार्क साइकोलॉजी हमें यह सिखाती है कि हर इंसान में दूसरों पर असर डालने की शक्ति होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं और कुछ लोग दूसरों की सुरक्षा के लिए। यही वजह है कि यह कला खतरनाक भी है और उपयोगी भी, क्योंकि सच्चाई यह है कि इस दुनिया में हर रिश्ता, हर बातचीत, हर विश्वास के पीछे एक मनोवैज्ञानिक खेल चलता है और जो इस खेल को नहीं समझता वह अनजाने में किसी और की चाल का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जो इसे समझ लेता है वो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, और जब इंसान अपने मन को समझ लेता है तो कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ दूसरों को समझने का विज्ञान नहीं है, ये खुद को पहचानने का आईना भी है। ये हमें दिखाती है कि हमारे भीतर कितना अंधेरा है और क्या हम उसे काबू में रख सकते हैं या वो हमें काबू में ले लेगा। यही सवाल तय करता है कि हम इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेंगे, किसी को गिराने के लिए या किसी को बचाने के लिए। मैनिपुलेशन का मतलब सिर्फ धोखा नहीं होता, यह एक मानसिक खेल होता है जहां खिलाड़ी आपको वही सोचने पर मजबूर करता है जो वह खुद चाहता है। यह खेल दिखने में बहुत शांत होता है, लेकिन असर इतना गहरा छोड़ता है कि आपको एहसास तक नहीं होता कि आपके विचार अब आपके नहीं रहे। सोचो जरा, क्या कभी किसी सेल्समैन ने आपको ऐसी चीज खरीदने पर मजबूर किया है जिसे लेने का आपका इरादा ही नहीं था? या किसी रिश्ते में आपने ऐसा कुछ किया हो जो आप नहीं करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए? अगर ऐसा कभी हुआ है तो आप पहले ही मैनिपुलेशन के शिकार हो चुके हैं। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि हर मैनिपुलेशन की शुरुआत भरोसे से होती है। मैनिपुलेटर पहले आपको भावनात्मक रूप से अपने करीब लाता है। वो आपके विचारों से सहमति जताता है, आपकी बातों में दिलचस्पी दिखाता है और धीरे धीरे आपके भीतर यह विश्वास पैदा करता है कि वह आपका भला चाहता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होती है। जैसे ही आप उस पर भरोसा करते हैं, खेल का दूसरा चरण शुरू होता है। अब वह धीरे धीरे आपके व्यवहार को समझने लगता है, आपकी आदतें, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी कमजोरी और डर। वो यह पहचान लेता है कि कौन सी बात आपके मन को छू जाएगी और कौन सी बात आपको असहज कर देगी। इसी समझ के जरिए वह आपके निर्णयों पर असर डालना शुरू करता है। फिर तीसरा चरण आता है, नियंत्रण का बदलाव। यह वह पल होता है जब आपको लगता है कि आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपके दिमाग की डोर किसी और के हाथ में होती है। वह आपकी भावनाओं को ऐसे मोड़ता है कि आपको लगे यह आपकी ही इच्छा है, कभी अपराध बोध के जरिए, कभी प्यार या डर के बहाने, लेकिन अंत में आप वही करते हैं जो वह चाहता है। जब यह प्रक्रिया पूरी तरह सफल हो जाती है तो चौथा और आखिरी चरण आता है, प्रभुत्व। अब आप पूरी तरह से उसके प्रभाव में आ चुके होते हैं। आप वही सोचते हैं जो वह चाहता है, वही महसूस करते हैं जो वह चाहता है और कई बार अपनी पहचान तक खो देते हैं। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि आपको लगता है कि निर्णय आपने लिया है,
लेकिन असल में वह निर्णय पहले से आपके मन में डाला गया था। मैनिपुलेशन का असली डर इसी में है। यह आपको किसी और की सोच पर भरोसा करने के लिए मजबूर करता है, जबकि आप यह मानते रहते हैं कि आप स्वतंत्र हैं। और यही कारण है कि इसे समझना, पहचानना और इससे बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने मन को समझ नहीं लेते तब तक कोई और उसे नियंत्रित करता रहेगा। डार्क साइकोलॉजी हमें यह सिखाती है कि भरोसा हमेशा आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए। हर मुस्कान के पीछे एक मकसद छिपा हो सकता है। हर मीठा शब्द किसी योजना का हिस्सा भी बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ दूसरों के शब्दों को नहीं, बल्कि उनके इरादों को भी पढ़ना सीखें, क्योंकि इस मानसिक खेल में जीत उसी की होती है जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है, न कि उस पर जो दूसरों के मन में फंस जाता है। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो उसकी भावनाओं को तुरंत सक्रिय कर देते हैं। यही वो जगह होती है जहां से मैनिपुलेटर खेल शुरू करता है। वह आपकी पर्सनैलिटी को पढ़ता है, आपकी कमजोरियों को समझता है और फिर उन भावनाओं को छूता है जिन पर आपका सबसे कम नियंत्रण होता है। सबसे पहले होता है डर का ट्रिगर, जिसे कहा जा सकता है फियर ट्रिगर। यह वह पल होता है जब सामने वाला आपको किसी नुकसान या हानि का डर दिखाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। इंसान का सबसे बड़ा डर होता है किसी को खो देना, और इसी डर के पल में दिमाग सोचने की क्षमता खो देता है। मैनिपुलेटर इसी पल को पकड़ता है और आपके फैसलों को अपनी दिशा में मोड़ देता है। दूसरा होता है अपराध बोध का ट्रिगर, यानी गिल्ट ट्रिगर। ये बहुत सूक्ष्म लेकिन बेहद प्रभावशाली तरीका होता है। सामने वाला कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। ये सुनते ही आपके अंदर अपराध बोध पैदा होता है। आपको लगता है कि आप गलत हैं, आप कृतज्ञ हैं, और यह सोचते सोचते आप वही करने लगते हैं जो दूसरा चाहता है। ये मैनिपुलेटर की पसंदीदा तकनीक होती है, क्योंकि इसमें वह आपकी भावनाओं के खिलाफ नहीं जाता, बल्कि उन्हें आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। तीसरा है प्यार का ट्रिगर, यानी लव ट्रिगर। यह सबसे मीठा और सबसे खतरनाक हथियार होता है। यहाँ मैनिपुलेटर कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, या मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। ये बातें सुनने में प्यार भरी लगती हैं, लेकिन इनका मकसद आपके मन में विश्वास और भावनात्मक निर्भरता पैदा करना होता है। और जैसे ही यह निर्भरता बन जाती है, नियंत्रण धीरे धीरे आपके हाथ से निकल जाता है। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में यह पाया गया कि जब किसी व्यक्ति को डर या अपराध बोध महसूस कराया जाता है, तो उसका तर्क करने वाला भाग, यानी उसका रैशनल माइंड, लगभग आधा निष्क्रिय हो जाता है। उस समय इंसान सोच नहीं रहा होता, बस महसूस कर रहा होता है। और यही वह क्षण होता है जब मैनिपुलेटर जीत जाता है। वह आपको सोचने नहीं देता, बल्कि आपको भावनाओं में उलझाए रखता है। वो चाहता है कि आप सवाल न करें, बस उसकी बातों पर विश्वास करें। जब इंसान का मन भावना में डूब जाता है, तो उसका विवेक पीछे छूट जाता है, और यहीं से मैनिपुलेशन सबसे प्रभावी रूप में काम करने लगता है। याद रखो, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे डर, तुम्हारे अपराध बोध या तुम्हारे प्यार का इस्तेमाल करके तुम्हें निर्णय लेने पर मजबूर करे, तो समझ जाना कि यह सिर्फ एक बातचीत नहीं है, ये एक मानसिक खेल है। और इस खेल में जीत उसी की होती है जो भावनाओं में बहने के बजाय अपने दिमाग को सक्रिय रखता है। यह एक मानसिक जाल होता है जिसे गैसलाइटिंग कहा जाता है। यह ऐसा ट्रैप है जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति अपने ही अनुभव, अपनी ही यादों और अपने ही सच पर शक करने लगता है। यह मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि इसमें शिकार को बिना किसी जबरदस्ती के मानसिक रूप से नियंत्रित किया जाता है। शुरुआत में यह सब बहुत मामूली लगता है। सामने वाला बार बार छोटी छोटी बातों को नकारता है, जैसे तुम्हें गलत याद है, या मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, या फिर तुम ज्यादा सोचते हो। ये बातें सुनने में सामान्य लगती हैं, लेकिन इनका असर धीरे धीरे गहराई तक पहुंचता है। बार बार इन शब्दों को सुनते सुनते शिकार सोचने लगता है, शायद सच में गलती मेरी ही है। यहीं से आत्मसंदेह शुरू होता है। गैसलाइटिंग का मकसद सिर्फ झूठ बोलना नहीं होता, बल्कि उस झूठ को इस तरह पेश करना होता है कि सामने वाला अपने सच पर ही यकीन खो दे। जब किसी को बार बार यह कहा जाता है कि उसकी याददाश्त कमजोर है या वह बातों को गलत समझता है, तो दिमाग धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। यह मैनिपुलेटर के लिए सबसे शक्तिशाली स्थिति होती है, क्योंकि अब शिकार को नियंत्रित करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वह खुद ही हर बात पर शक करने लगता है। इसका एक उदाहरण रिश्तों में अक्सर देखा जाता है। जैसे एक पति हर बार गुस्सा करता है, अपनी गलती पर बहस करता है,
लेकिन बाद में कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें तो मसला याद नहीं रहता। शुरुआत में पत्नी विरोध करती है, लेकिन धीरे धीरे जब यह बातें बार बार दोहराई जाती हैं तो वह अपने ही अनुभव पर शक करने लगती है। उसे लगता है कि शायद सच में गलती उसी की थी। कुछ महीनों बाद वह अपने हर विचार, हर याद पर सवाल उठाने लगती है। यही होता है गैसलाइटिंग का सबसे गहरा असर। मनोविज्ञान की किताबों में कहा गया है कि गैसलाइटिंग का असली उद्देश्य होता है भ्रम के जरिए नियंत्रण पाना, यानी कंट्रोल थ्रू कंफ्यूजन। जब इंसान को अपने ही सच पर भरोसा नहीं रहता, तब वह किसी और की बात को सच मानने लगता है, और यही वह पल होता है जब मैनिपुलेटर पूरी तरह जीत जाता है। गैसलाइटिंग किसी इंसान की पहचान को धीरे धीरे मिटा देती है। यह आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और व्यक्ति को भावनात्मक रूप से पूरी तरह निर्भर बना देती है। उसे यह लगने लगता है कि वह खुद कुछ नहीं समझ सकता, इसलिए सामने वाले की बात मान लेना ही आसान है। इससे बचने का एक ही तरीका है, अपनी भावनाओं और अनुभवों पर भरोसा रखना। अगर कोई बार बार आपके सच को गलत साबित करने की कोशिश करे तो खुद से यह सवाल जरूर पूछो, क्या यह व्यक्ति मेरी भलाई चाहता है या मेरे भरोसे को तोड़ना चाहता है? क्योंकि जो इंसान आपको आपके ही सच पर शक करवाता है वह आपका साथी नहीं बल्कि आपके मन का खिलाड़ी है। डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में एक बेहद खतरनाक शब्द है दी डार्क ट्रायड। यह 3 ऐसी मानसिक प्रवृत्तियों का मेल है जो इंसान को चालाक, ठंडा और दूसरों को नियंत्रित करने वाला बना देती हैं। ये 3 प्रवृत्तियां हैं नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। पहली प्रवृत्ति है नार्सिसिज्म। ऐसे लोग खुद को किसी भगवान या सुपर ह्यूमन से कम नहीं समझते। उन्हें हमेशा लगता है कि वो सबसे ज्यादा खास हैं और बाकी सब लोग उनसे नीचे हैं। वे तारीफ के भूखे होते हैं। अगर कोई उनकी प्रशंसा न करे तो उन्हें गुस्सा, चोट या अपमान महसूस होता है। नार्सिसिस्ट लोगों के लिए रिश्ते भी एक तरह का आईना होते हैं। वो दूसरों को इसलिए नहीं चाहते कि उनसे जुड़ाव महसूस करें, बल्कि इसलिए ताकि उनकी महानता का प्रतिबिंब उन्हें बार बार दिखाई देता रहे। दूसरी प्रवृत्ति है मैकियावेलियनिज्म। यह शब्द एक पुराने राजनीतिक विचारक निकोलो मैकियावेली से आया है, जिन्होंने कहा था कि अगर सत्ता चाहिए तो धोखा और चालाकी जरूरी है। ऐसे लोग बहुत सोच समझकर दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। वे झूठ बोलते हैं, भावनाएं दिखाते हैं, सहानुभूति का नाटक करते हैं, लेकिन हर चीज के पीछे उनका एक उद्देश्य छिपा होता है, अपना फायदा। वे लोगों को अपनी चाल में फंसाकर वही करवा लेते हैं जो वो चाहते हैं और शिकार को इसका एहसास भी नहीं होने देते। तीसरी प्रवृत्ति है साइकोपैथी। यह सबसे अंधेरी और खतरनाक प्रवृत्ति है। ऐसे लोगों के भीतर सहानुभूति नाम की कोई चीज नहीं होती। उन्हें दूसरों के दर्द या तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे ठंडे दिमाग से फैसले लेते हैं, चाहे उसके लिए किसी की जिंदगी ही क्यों न बर्बाद करनी पड़े। उनके भीतर गिल्ट या पछतावा नहीं होता और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। अब सबसे चौंकाने वाली बात, हर सफल नेता, बिजनेस टाइकून या पॉलिटिशियन में इन तीनों प्रवृत्तियों का थोड़ा बहुत अंश मौजूद होता है। ये जरूरी नहीं कि वे बुरे इंसान हों। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे इन शक्तियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। वे अपनी चालाकी, आत्मविश्वास और भावनात्मक दूरी का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपने लक्ष्यों को पाने में करते हैं। किताब में एक बेहद सटीक बात कही गई है, शक्ति खुद में बुरी नहीं होती, लेकिन जब शक्ति पर नियंत्रण खो दिया जाए तब वही शक्ति डार्क साइकोलॉजी बन जाती है। यानी जो व्यक्ति अपनी मानसिक ताकतों पर काबू रखता है वो उन्हें दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन जो उन ताकतों से खुद को संचालित होने देता है वो धीरे धीरे एक मैनिपुलेटर, एक ठंडे दिल वाला खिलाड़ी और अंततः एक डार्क पर्सनैलिटी बन जाता है। अब जरा सोचिए, क्या मैनिपुलेशन सिर्फ अपराध या रिश्तों में होता है? नहीं, यह तो हमारे चारों तरफ हर जगह मौजूद है। हमें हर दिन, हर पल मैनिपुलेट किया जाता है, कभी न्यूज के जरिए, कभी विज्ञापनों के जरिए, कभी राजनीति के जरिए और कभी सोशल मीडिया के जरिए। फर्क बस इतना है कि हमें इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि यह सब बहुत सलीके से, बहुत चालाकी से किया जाता है। मैनिपुलेशन का असली कमाल यही है कि यह आपको यह महसूस कराता है कि आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं, जबकि असल में आपके दिमाग को दिशा दी जा रही होती है। जैसे किसी ब्रांड का एड जब कहता है, अगर तुमने यह प्रोडक्ट नहीं लिया तो तुम कुछ बहुत बड़ा मिस कर दोगे। यह सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन नहीं होती, यह एक मानसिक जाल होता है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है। यानी वह डर जो आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आपने किसी चीज में हिस्सा नहीं लिया तो आप पीछे रह जाएंगे, आप कमतर साबित होंगे। यही डर कंपनियों का सबसे बड़ा हथियार है और आप बिना समझे
उनके खेल का हिस्सा बन जाते हैं। अब राजनीति की बात करें। जब कोई नेता मंच से कहता है, अगर हमने यह कदम नहीं उठाया तो देश खत्म हो जाएगा, तो यह भी मैनिपुलेशन का ही एक रूप है। इसे फेयर कंडीशनिंग कहा जाता है, यानी डर के जरिए नियंत्रण। जब लोगों को बार बार एक ही बात कही जाती है तो वह डर उनके दिमाग में बैठ जाता है। अब उन्हें सच्चाई की नहीं, सिर्फ सुरक्षा की चिंता रहती है। और यही वह पल होता है जब जनता अपने फैसले नहीं बल्कि किसी और के डर के हिसाब से सोचने लगती है। सोशल मीडिया पर यह खेल और भी गहरा है। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से स्क्रॉल कर रहे हैं, अपनी पसंद के वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हर चीज को आपके दिमाग की किसी भावना से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। कभी कोई वीडियो आपको गुस्सा दिलाएगा, कभी कोई आपको भावुक करेगा, तो कभी कोई आपको जलन महसूस कराएगा। और जब आपकी भावना सक्रिय होती है तो आपका तर्क निष्क्रिय हो जाता है। यही वह क्षण होता है जब आपका ध्यान, आपकी सोच और आपका व्यवहार मैनिपुलेट किया जाता है। कभी गौर किया है कि एक ही मुद्दे पर दो लोगों की राय इतनी अलग क्यों होती है? क्योंकि दोनों के दिमाग को अलग अलग दिशा में मैनिपुलेट किया गया होता है। किसी को डर दिखाकर, किसी को गर्व दिखाकर और किसी को लालच दिखाकर। यही डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक सच्चाई है। यह चुपचाप काम करती है, बिना आपको एहसास कराए। धीरे धीरे यह आपकी सोच को, आपकी पसंद को और यहाँ तक कि आपके फैसलों को भी अपने नियंत्रण में ले लेती है। आप सोचते हैं कि आप चुन रहे हैं, लेकिन असल में आपको चुना जा चुका होता है। यही डार्क साइकोलॉजी का सबसे गहरा खेल है। वह आपकी आजादी को नहीं छीनती, बल्कि आपको यह यकीन दिलाती है कि आप अब भी आजाद हैं, जबकि आपके फैसले, आपकी भावनाएं और आपकी दिशा किसी और के हाथ में होती है। मैनिपुलेशन का अगला स्तर है सब्टल परसुएशन, यानी एक ऐसा प्रभाव जो इतना महीन और छिपा हुआ होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप प्रभावित हो रहे हैं। यह सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि इसमें शिकार को लगता है कि वह स्वतंत्र है, जबकि असल में उसके दिमाग पर धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित किया जा रहा होता है। यह कला मुख्य रूप से न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP, बॉडी लैंग्वेज और मिरर बिहेवियर पर आधारित होती है। मैनिपुलेटर आपके शब्दों, आपके हाव भाव और आपके व्यवहार को पढ़ता है और फिर उसी भाषा और अंदाज में जवाब देता है। यह तकनीक इतनी सूक्ष्म होती है कि आप उसे अपने जैसा महसूस करने लगते हैं। किताब में लिखा है, अगर आप किसी के बोलने के ढंग, शब्दों के चुनाव और आंखों की दिशा को ध्यान से देखें तो आप उसके असली इरादे पढ़ सकते हैं। यानी हर इंसान की भाषा, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके छोटे छोटे संकेत उसके मन की झलक देते हैं। मैनिपुलेटर इन्हीं संकेतों को पकड़ता है और उसी के अनुसार अपने व्यवहार को बदलता है। एक अच्छा मैनिपुलेटर हमेशा आपकी तरह की भाषा बोलता है। वह आपके शब्दों को अपनाता है, आपके हाव भाव और जेस्चर को मिरर करता है। जब आप इसे महसूस करने लगते हैं कि सामने वाला आपका जैसा व्यवहार कर रहा है, तब आपके दिमाग में यह विश्वास स्वतः बन जाता है कि यह व्यक्ति आप जैसा है, यह व्यक्ति आपकी तरह सोचता है। इसी सटल सिमिलैरिटी के कारण ट्रस्ट अपने आप बन जाता है और मैनिपुलेटर आपके मन में अपनी जगह बनाने लगता है। यह तकनीक इतनी प्रभावशाली है कि आप बिना महसूस किए उसकी चाल में फंस जाते हैं। यह केवल बातों या तर्कों का खेल नहीं है, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक संबंध बनाने का खेल है। आप सोचते हैं कि आप किसी पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन असल में यह भरोसा मैनिपुलेटर ने आपकी ही आदतों और भाषा के आधार पर तैयार किया होता है। सटल परसुएशन की ताकत यही है। यह इतनी धीरे और महीन तरीके से काम करती है कि आप कभी यह नहीं सोचते कि आप प्रभावित हो रहे हैं, और इसी कारण यह डार्क साइकोलॉजी में मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक और गहरा स्तर माना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस पूरे मानसिक खेल से बचा जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने दिमाग के असली मालिक बने। किताब इस बारे में 5 मुख्य सूत्र बताती है, जिन पर अमल करके आप किसी भी मैनिपुलेटर से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। पहला सूत्र है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को समझना। यह जानना कि आपकी भावनाएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं और किस तरह के पल या परिस्थितियां उन्हें भड़काती हैं। जब भी कोई आपकी भावनाओं को प्रभावित करने की कोशिश करे, आपको पता होना चाहिए कि यह भावना वास्तव में आपकी है या किसी ने इसे आपके दिमाग में डाला है। अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना आपको मैनिपुलेशन की जाल से बाहर निकालता है। दूसरा सूत्र है बाउंड्रीज, यानी अपनी सीमाएं तय करना। हर किसी की बात पर हाँ मत कहिए। हर बार दूसरों की मांगों को पूरा करने की जरूरत नहीं होती। जब आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उनका पालन करते हैं, तो कोई भी मैनिपुलेटर आपके ऊपर अपना नियंत्रण नहीं बना सकता। सीमाएं तय करना आपको मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा देता है। तीसरा सूत्र है ऑब्जर्वेशन,
यानी किसी की नीयत को केवल उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से परखना। मैनिपुलेटर अक्सर मीठी बातें करता है, प्यार और भरोसा दिखाता है, लेकिन असली इरादा उसके कर्मों में छिपा होता है। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि सामने वाला क्या करता है, क्या कहता है और उसके कार्यों में कितनी ईमानदारी है। यही अंतर आपको धोखे से बचाता है। चौथा सूत्र है लॉजिक ओवर इमोशन, यानी दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचना। मैनिपुलेटर आपकी भावनाओं का फायदा उठाता है। डर, अपराध बोध या प्यार के बहाने आपको प्रभावित करता है। इसीलिए किसी भी निर्णय को लेने से पहले खुद से पूछें कि क्या यह सही है, क्या यह आपके हित में है या बस आपकी भावना को भड़काया जा रहा है। यह आपको ठंडे दिमाग से सोचने और समझदारी से फैसले लेने में मदद करता है। पांचवां और आखिरी सूत्र है डिटैचमेंट, यानी दूरी बनाना। अगर कोई लगातार आपको गिल्ट, डर या दबाव देता है तो उस व्यक्ति से मानसिक और भावनात्मक दूरी बनाना सीखें। हर बार प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, कभी कभी सिर्फ दूरी बनाए रखना ही सबसे मजबूत सुरक्षा होती है। मैनिपुलेटर हमेशा आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है, इसलिए जरूरी है कि आपका दिल अच्छा रहे लेकिन आपका दिमाग तेज और सतर्क भी रहे। गुड हार्ट रखना जरूरी है लेकिन उसके साथ शार्प माइंड भी रखना चाहिए। जब आप अपने दिमाग पर नियंत्रण रखते हैं, अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और सही सीमाएं तय करते हैं तो कोई भी मैनिपुलेटर आपके ऊपर अपना खेल नहीं चला सकता। अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें और कभी भी किसी के इरादों को अनदेखा न करें। यही डार्क साइकोलॉजी के खेल में बचने का असली तरीका है। डार्क साइकोलॉजी को हराना है तो सबसे पहले इसे समझना जरूरी है। बिना समझे आप उसके जाल में फंस सकते हैं और यह जाल इतना सूक्ष्म होता है कि अक्सर इंसान को पता भी नहीं चलता। इसलिए सबसे पहले अपने चारों तरफ नजर डालिए और पहचानिए कि कौन आपकी भावनाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, कौन बार बार आपको अपराध बोध, शर्मिंदगी या डर का अनुभव करवा रहा है, कौन आपके फैसलों और चुनावों को धीरे धीरे अपनी मर्जी के अनुसार मोड़ने की कोशिश कर रहा है। इन लोगों से हमेशा भावनात्मक दूरी बनाए रखना जरूरी है। अवेयरनेस यानी अपनी भावनाओं को पहचानना ही सबसे बड़ा शील्ड है। जब आप जानते हैं कि आपकी भावना कब और कैसे प्रभावित की जा रही है तो मैनिपुलेटर का खेल आपके ऊपर काम नहीं करता। एक स्टडी में यह पाया गया कि जो लोग अपनी भावनाओं के प्रति सचेत होते हैं यानी इमोशनल अवेयरनेस में प्रशिक्षित होते हैं, वे सामान्य लोगों की तुलना में 70% तक कम मैनिपुलेट होते हैं। इसका मतलब यह है कि अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता किसी भी तरह की मानसिक चाल या छल से बचाव का सबसे मजबूत तरीका है। सच्ची ताकत वही व्यक्ति रखता है जो अपनी भावनाओं को समझता है, जो जानता है कि उसके अंदर कौन सी भावना कब सक्रिय हो रही है और उसे दूसरों के नियंत्रण में नहीं जाने देता। जब आप अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहते हैं तो कोई भी मैनिपुलेटर आपके दिमाग पर कब्जा नहीं कर सकता। इसलिए डार्क साइकोलॉजी से लड़ने के लिए अवेयरनेस सबसे पहला कदम है। अपनी भावनाओं को पढ़ें, समझें और नियंत्रित करें। अपनी सीमा तय करें और यह जान लें कि कौन आपके इमोशंस का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यह वही शक्ति है जो आपको मैनिपुलेशन के खेल में हमेशा आगे रखती है और आपको मानसिक स्वतंत्रता देती है। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी कोई ऐसा विषय नहीं है जो डराने या परेशान करने के लिए बनाया गया हो, बल्कि यह आपको मानसिक कवच यानी मेंटल आर्मर प्रदान करता है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि दुनिया में हर इंसान आपको प्रभावित करने या अपने फायदे के लिए आपके दिमाग को मोड़ने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने मन को मजबूत बनाना सीख लें तो कोई भी आपके निर्णयों या भावनाओं को हिला नहीं सकता। यह किताब आपको सिखाती है कि असली शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं होती, बल्कि अपने खुद के मन को नियंत्रित करने में होती है। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपकी भावनाएं, आपके विचार और आपकी सीमाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं, तो कोई भी मैनिपुलेटर आपको गिरा नहीं सकता। आपके अंदर यह आत्मविश्वास पैदा होता है कि आप सोच समझकर और अपनी समझ के अनुसार फैसले ले सकते हैं और कोई भी बाहरी दबाव आपको प्रभावित नहीं कर सकता। डार्क साइकोलॉजी आपको यह भी सिखाती है कि दुनिया में अच्छाई बनाए रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी एक सीमा भी होनी चाहिए। यह आपको बताती है कि बी काइंड बट नॉट ब्लाइंड, यानी लोगों के साथ दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रहें, लेकिन इतनी मासूमियत और विश्वास न करें कि कोई आपके दिमाग का फायदा उठा सके। इसका असली संदेश यह है कि आप अपनी अच्छाई को खोए बिना अपने मन को मजबूत रखें, दूसरों की चालों और मैनिपुलेशन से सावधान रहें, अपने दिमाग को समझें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जब आप अपने विचारों और निर्णयों के मालिक बन जाते हैं तो आप न केवल मैनिपुलेशन से बच सकते हैं
बल्कि अपनी जिंदगी में अधिक स्वतंत्र और शक्तिशाली बन जाते हैं। याद रखिए, असली ताकत आपके भीतर है, आपके विचारों, आपके मन और आपकी सीमाओं में। दुनिया में दयालु रहें, लेकिन सतर्क भी रहें। यही डार्क साइकोलॉजी का असली पाठ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आप आने वाले ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना न भूलें। हो सकता है उन्हें भी ये बातें मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ।